नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको कक्षा 6, 7 और 8 की हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी की सारी वीडियो देखने को मिलेगी। जिसको लगता है कि हमारा सीटेट का दूसरा पेपर सही नहीं गया है या उसके अंदर कम नंबर बन रहे हैं, तो वो लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि दिसंबर में फिर से सीटेट का एग्जाम होगा। अभी आपके पास बहुत काफ़ी टाइम है, तो आप अच्छे से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ पाएंगे, वो समझ भी पाएंगे। इसलिए आप आज से ही एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ना शुरू करते। तो दोस्तों, चलिए हम कक्षा 6 के अंदर हिस्ट्री का पहला अध्याय देखते हैं, जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहा और कैसे। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको चैनल पर एनसीईआरटी की पूरी जो सीरीज है वो देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे? तो कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वह जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वह जानवर का आखेटक भी यानी कि शिकार भी करते थे, कि वो जो लोग होते थे वो जानवरों का शिकार भी करते थे। ये जो लाइन है वो सीटेट के एग्जाम में पूछी गई थी कि आखेट क्या होता है और आखेटक किसे कहते हैं। जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं उसे आखेटक कहते हैं, और शिकार को ही आखेट कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियां इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। ये तो कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले गेहूं तथा जौ कहाँ उपजाना आरंभ किया था। तो आपको याद रखना है सुलेमान और किरतर पहाड़िया के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। उन लोगों ने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र है जहां कृषि का विकास हुआ। तो आपको याद रखना है कि कृषि का विकास कहाँ हुआ। तो उसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के अंदर सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, तो विंध्य के उत्तर में। आगे का देखते हैं। सिंधु, गंगा तथा उसकी सहायक नदियां। तो सहायक नदियां इन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी कि एक बड़ी नदी होती है और उसके अंदर जो छोटी छोटी नदियां है वो मिल जाती है, उसे सहायक नदियां कहा जाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व उसकी सहायक नदियां के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो आपको याद रखना है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का आरंभ कब हुआ था, तो 2500 वर्ष पूर्व। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान का बिहार नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मगध कहा था, तो गंगा के दक्षिण के अंदर, जिसको वर्तमान के अंदर बिहार कहा जाता है, उसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। तो मगध के बारे में भी काफी बार पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। उसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफले में तो कभी कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे वो लोग शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज करने के लिए भी यात्रा किया करते थे। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये लाइन भी सीटेट के अंदर पूछा गया है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो ये पूरा आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं। देश का नाम। हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? हम जिसे भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, तो ये शब्द कहाँ से आया, ये पूरा इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा। देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। आपको याद रखना है, जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोश अथवा इंदोस और उस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो आपको ये लाइन याद रखनी है। ठीक है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति
रुग्णविद के अंदर मिलता है। तो सबसे पुरानी हमारी जो कृति है वो आपको याद रखना है, रुग्णविद हो जाएगा, ठीक है। बाद में उसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो हमारे देश का नाम भारत व हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो ये सब यहाँ पर लिखा गया है, आपको याद रखना है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम के अंदर काफी बार ये पूछा जाता है। अब हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो सबसे पहले पांडुलिपियां। ये पुस्तकें हाथों से लिखी होने के कारण पांडुलिपियां कही जाती है। उस समय कोई कंप्यूटर प्रिंटर नहीं था, तो लोग अपने हाथों से ही सब कुछ लिखते थे, इसलिए उसे पांडुलिपियां कही जाती है। ये लाइन काफी बार पूछी गई कि पांडुलिपियां किसे कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखी मिलती है। आपको याद रखना है कि पांडुलिपियां किस पर लिखी मिलती है, तो ताड़पत्र अथवा तो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इसलिए आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। प्राय है पांडुलिपियां मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। पांडुलिपियां मंदिर और विहारों में मिलती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनमें अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई मिलती है, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। तो आपको याद रखना है कि जो पांडुलिपियां है वो संस्कृत के अंदर और प्राकृत और तमिल भाषा के अंदर लिखी हुई मिलती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे, ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं अभिलेख। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। अभिलेख यानी कि पत्थरों पर या कुछ जो धातु होती है, जो कठोर सतह जिसकी होती है उस पर लिखा जाता है, उसे अभिलेख कहा जाता है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। जो राजा महाराजे थे वो अपनी प्रजा के लिए ये सब जो लेख है वो लिखाया करते थे, ताकि जो लोग है वो उसे देख सके, पढ़ सके और उसे पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते थे। तो राजाओं ने जो जो जीत हासिल की है उसका लेखा जोखा भी ये अभिलेखों पर लिखा जाता था। तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। पुरातत्वविद व इतिहासकार किसे कहते हैं। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन जो लोग करते हैं उन लोगों को पुरातत्वविद कहा जाता है। ये मोस्ट आईएमपी है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पुरातत्वविद किसे कहा जाता है। तो जो लोग पत्थर और ईंट से बनी इमारतों व अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं। उससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो ये सब ढूंढते रहते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे, कैसे घर में रहते थे, इसलिए ये लोग सब ढूंढा करते हैं। आगे देखते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार यानी जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं वो इतिहासकार है। पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्रोत किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ये लाइन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। आगे देखते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, मास, वर्ष जैसे कि 2000 या उसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीहा के जन्म की तिथि से की जाती है। हम जो वर्ष की गणना करते हैं वो ईसा मसीहा के जन्म की तिथि से की जाती है, जो एक ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीहा के जन्म के 2000 वर्ष से होता है। ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईस्वीसन पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। ये सीटेट के एग्जाम में उसका फुल फॉर्म काफी बार पूछा जाता है कि बीसी किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है बिफोर क्राइस्ट। आगे देखते हैं। कभी कभी तुम तिथियों से पहले ईडी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है तथा उसका तात्पर्य ईसा मसीहा के जन्म के वर्ष से है। यानी कि आपको याद रखना है ईडी, ईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा एनो डोमिनी। उसके बाद आगे देखते हैं। कभी कभी ईडी की जगह सीई तथा बीसीई की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन एरा, तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा। याद रखना है बिफोर कॉमन एरा।
होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकतर देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। तो विश्व के बहुत सारे देश इस कैलेंडर का उपयोग करते हैं। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि भारत के अंदर ये 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी शब्द का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट होता है। बीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा बिफोर प्रेजेंट। तो आपको ये भी याद रख लेना है। तो दोस्तों ये था हमारा कक्षा 6 का हिस्ट्री का पहला अध्याय यानी कि हमारा पहला फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डाल रखा है। वहां पर आपको ज्वाइन होना है और उस ग्रुप के अंदर मैं ये जो पूरा पीडीएफ है वो डाल दूंगा। आप उसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको आने वाले समय के अंदर कक्षा 6, 7 और 8 की पूरी जो एनसीईआरटी है वो मेरे चैनल पर आपको लाइन टू लाइन चैप्टर टू चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।